Hello students, good morning to all of you of 12th class, 12th class of commerce students. Let us revise our unit 5 planning. For the purpose of your PT purpose, let us revise it again. प्लानिंग वैसे मैं आपको एक या दो बार तो पूरी करा चुकी हूँ, फिर भी मैंने सोच रही हूँ कि क्योंकि आपके यूटी आने वाले हैं एक बार और फिर से इसको आपको क्लियर करा दूँ। तो सबसे पहले है आपकी प्लानिंग क्या है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग मीन्स क्या लिखेंगे आप इसकी डेफिनेशन। इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, थिंकिंग इन एडवांस इज कॉल्ड प्लानिंग। किसी भी काम को करने से पहले सोचना या काम को करने से पहले एडवांस में उसके बारे में सोच लेना, क्या करना है, कैसे करना है, इट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। मतलब it refers to deciding in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it is to be done। एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस से अगर हम देख रहे हैं कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा, ये प्लानिंग होती है। क्लियर। तो प्लानिंग में देखो, प्लानिंग क्या है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में जब एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होती है तो सबसे पहले प्लानिंग करती है कि उसे करना क्या है। तो एक स्कूल एस्टेब्लिश हुआ, उसे यही सबसे पहले सोचना है कि कैसे उसको एडमिशन्स होंगे, प्लानिंग करेगी। इस अगर ऑलरेडी एस्टेब्लिश स्टूडेंट है तो वो मतलब ऑलरेडी एस्टेब्लिश स्कूल है तो वो सोचेगा कि इस साल मुझे कितने बच्चों का न्यू एडमिशन्स कराना है और क्या क्या चीज़ लेकर आनी है कि मैं बच्चे मेरे स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हों। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन के सामने भी यही होता है कि सबसे पहले उसे उसका जो फर्स्ट फंक्शन है, जो सबसे पहले फंक्शन स्टार्ट होता है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है। तो प्लानिंग में हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन का ने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती है, उसका एम क्या है, वो किस लिए एस्टेब्लिश की गई है। तो जब उसने ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया तो उसके बाद वो प्लानिंग उसी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड होती है। अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए गए, क्या क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया स्कूल का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि इस साल उसे अपनी सेल्स को 200 करोड़ तक और बढ़ाना है, इंक्रीमेंट करना है। तो प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग की जाएगी ना। या ये हो सकता है कि उसने ये ऑब्जेक्टिव सेट किया कि जो भी चल रहा है ठीक है, उसके अलावा वो एक नई ब्रांच को लॉन्च करेगा, नया कहीं फैक्ट्री लॉन्च करेगा किसी रूरल एरिया में, किसी बैकवर्ड एरिया में, किसी हिली एरियाज़ में जा कर के। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो उसी के लिए प्लानिंग को फोकस किया जाता है। प्लानिंग उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए उसी पर फोकस होती है। सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बता दिया जाता है कि तुम्हें क्या क्या करना है। तुम्हें वो हर व्यक्ति उसके सामने उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के उनको एक डायरेक्शन दी जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है और जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उनको एक डायरेक्शन में लेकर जाया जाता है ताकि वो सब मिल करके, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मिल करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकें, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की डायरेक्शन में उनको लेकर जाया जा सके। तो ये हमारी फर्स्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, आपको बताया गया कि मैनेजमेंट के 5 डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो आपको बताया। तो सबसे पहला फंक्शंस कौन सा है, प्राइमरी। बाकी सारे फंक्शंस प्लानिंग के बाद ही स्टार्ट होंगे। आपने जैसी प्लानिंग की होगी उसी हिसाब से आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस आप ऑर्गेनाइजिंग में आपको ऑर्गेनाइज करना है। हर इंटरनल और एक्सटर्नल
प्रेमिसेस को। उसके बाद स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, वो सारे के सारे फंक्शंस प्लानिंग पर ही बेस्ड होंगे। जैसे आपने प्लानिंग की है, प्लानिंग तो इसीलिए अगर प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शंस है, बाकी फंक्शंस प्राइमरी के बाद आते हैं। क्यों आते हैं? जब आपकी प्लानिंग कर ली जाती है, बाकी फंक्शंस उसी पर बेस्ड होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बाकी फंक्शंस किए जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज़ परविसाइव। अब समझिए इसका मीनिंग क्या है। परविसाइव, परविसाइव आपने मैनेजमेंट में भी पढ़ा, मैनेजमेंट इज ए परविसाइव प्रोसेस, परविसाइव एक्टिविटी। परविसाइव कैसे है? परविसाइव का मतलब होता है यूनिवर्सल। प्लानिंग इज यूनिवर्सल। प्लानिंग इज डन इन एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, एट एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा नहीं है, लोगों के दिमाग में ये बात बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि प्लानिंग तो केवल टॉप मैनेजमेंट करता है। प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट ही नहीं करता, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट, लोअर लेवल का सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में भी प्लानिंग की जाती है। सबसे पहले जो आपका प्लानर, जो मेन आपका कौन है, जो आपके टॉप मैनेजमेंट है, वो अपने पूरे साल की एक प्लानिंग बनाते हैं। उस प्लानिंग को कर बाद में जो उसके बाद उनके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करेगा। क्लियर है भाई? उसने तो अपने पूरे साल की, टॉप मैनेजमेंट ने पूरे साल की प्लानिंग की, उन्होंने अपना पर्पस, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव सामने रखा कि ये ऑब्जेक्टिव है और उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उनके डिपार्टमेंट में अगर 5 डिपार्टमेंट हैं उनकी एंटरप्राइज में, तो पांचों डिपार्टमेंट के हेड अपने अपने प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स के लिए प्लानिंग करते हैं। कैसे? जस्ट ए मिनट। अब टॉप मैनेजमेंट ने उसके नीचे उनके डिपार्टमेंट 5 डिपार्टमेंट हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करेगा कि उसे मतलब जो ओवरऑल प्लानिंग है उसको प्राप्त करने के लिए और उसके ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रोडक्शन हर मंथली करना है। पूरे ईयरली में तो करना ही करना है, मंथली में कितना करना है। और इसी तरह से सेल्स डिपार्टमेंट का अपना टारगेट अपने सामने होगा, वो उसको ध्यान में रखकर वो प्लानिंग करता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसी के हिसाब से करता है। और आप लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो ओवरऑल उसे ये प्लानिंग करनी है कि जो उसे ऑब्जेक्टिव्स को, जो ओवरऑल टॉप मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसे प्राप्त करने के लिए उसे कितने फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से कितना फाइनेंस किया लिया जाएगा, ये सारी प्लानिंग फाइनेंस मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये डिपार्टमेंटल मैनेजर कहाँ आ गए? मिडिल लेवल पर आ गए। तो मिडिल लेवल ने प्लानिंग की ना। अच्छा, उसके बाद अब आइए आप सुपरवाइजरी या लोअर लेवल पर आते हैं। हम लोअर लेवल में सुपरवाइजरी होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, वो अपने वर्कर से काम लेते हैं। अब उन्हें वर्कर से काम लेने के लिए सुपरवाइज़र को प्लानिंग करनी पड़ती है कि उन्हें डे में किस तरह से काम, उन्हें किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से उनसे काम कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उनको जब मोटिवेट करने के लिए नए इंसेंटिव्स उनको देने होंगे जिससे वो मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। डे टू डे की प्लानिंग, आप कह सकते हैं वीकली प्लानिंग, मंथली प्लानिंग करनी पड़ती है उन्हें उनके लिए। तो यहाँ पर अब समझ गए कि प्लानिंग केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही फंक्शन नहीं है, हर लेवल पर ये की जाती है, हर डिपार्टमेंट में ये की जाती है। तो ये हो गया प्लानिंग इज परवेसिव। नेक्स्ट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है फ्यूचर से रिलेटेड। अब आप प्लानिंग जो बनाते हैं हम अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है।
प्लानिंग हम अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी प्राप्त करने के लिए जो हमने गोल एस्टेब्लिश किए हैं वो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है। अब अगले मतलब मैंने बनाया कि इस साल मैं अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहती हूँ, मैं एक नए प्रोडक्ट को लाना चाहती हूँ। अब वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, अलग होगा मेरे प्रोडक्ट, मतलब मैं सारे मार्केट से हटकर एक नए प्रोडक्ट को लाना चाह रही हूँ ताकि लोग उसकी तरफ इंटरेक्ट होंगे। तो मैंने फ्यूचर को ध्यान में रखकर किया ना, हर बात फ्यूचर को, मतलब फ्यूचर को पहले मैंने एंटिसिपेट किया, फ्यूचर के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में एंटिसिपेशंस किए, तो उसके बाद वो तब मैंने अपनी प्लानिंग की। इसका मतलब प्लानिंग के लिए हम फ्यूचर को ध्यान में रखकर प्लानिंग करते हैं। अब आप जैसे देखिए, आप जैसे 11th से 12th में आए, आपके पेरेंट्स ने आगे कहना स्टार्ट कर दिया, बेटा प्लानिंग बना लेना, कितने कितने टाइम के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम के लिए पढ़ना है, कितने टाइम के लिए आपको बाहर खेलना है, नो टीवी, नो इंटरनेट, कोई आपको ये नहीं मिलेगा कि बैठ कर मोबाइल पर बैठ के, कोई मोबाइल आपको फालतू में नहीं मिलेगा। तो आपको प्लानिंग करनी है, फ्यूचर के लिए करनी है। अब आपने कल के लिए अगर प्लानिंग की कि कल मैं 5 घंटे पढ़ूंगी, तो अब फ्यूचर के लिए प्लानिंग है। अब फ्यूचर तो आपका अनसर्टन है, हो सकता है कि कल आपने कल के लिए प्लानिंग की हो कि मुझे 2 या 3 घंटे अकाउंट्स करना है, लेकिन कल अचानक क्या हुआ कि आपके घर में गेस्ट आ गए, आप नहीं कर पाए, तो वहाँ पर फ्यूचर आपका अनसर्टन है, ये कह सकते हैं। लेकिन प्लानिंग आप फ्यूचर के लिए करते हैं, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। हमेशा प्लानिंग फ्यूचर को ध्यान में रखकर की जाती है, फ्यूचर के लिए ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश किए जाते हैं। फ्यूचर प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग में डिसीजन लिए जाते हैं, भाई ये तो सबसे बड़ी चीज़ प्लानिंग के फेल होने की भी क्या होती है, डिसीजन जब गलत हो जाते हैं। अब प्लानिंग्स में डिसीजन ही लिए जाते हैं। अब प्लानिंग में कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, एक प्लानर के सामने, प्लानर एक नहीं होता, एक टीम भी हो सकती है, टीम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स जो प्लानिंग कर रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल्स ही होते हैं। तो प्लानिंग में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हमारे सामने होते हैं, उनको ध्यान में रख कर के हमें प्लानिंग करनी है। कैसे प्लानिंग करनी है, मतलब हमें हमारे सामने बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं कि हमें ये काम करना है, हमें एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, या मान लीजिए एक कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रही है, ग्रोथ करना चाह रही है, तो वो उसके सामने वो कई ऑल्टरनेट हो सकते हैं कि वो किसी एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाए या फिर जो ऑलरेडी उसका प्रोडक्ट है उसके अंदर एक नई ब्रांड निकाल दें। क्लियर? या ये हो सकता है कि वो जो एक मार्केट में एक उस सेम प्रोडक्ट की कंपनी चल रही है जो फेल हो रही है, उस कंपनी को वो कोलैबोरेट अपने साथ मिला ले, तो उसके सामने कई सारे ऑल्टरनेट्स होते हैं। इसी तरह प्लानिंग में जब आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग में आपके सामने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से आपको बेस्ट ऑल्टरनेट को चुनना पड़ता है। तो यहाँ पर प्लानिंग में डिसीजंस लेने होते हैं, तरह तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं, किसी एक ही चीज़ से रिलेटेड नहीं, मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। फाइनेंस में मतलब जो ये डिसीजंस है कि हमें कहाँ से लोन लेना है, अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर हमें बैंक से नहीं मिल रहा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, जहाँ से हमें चीपेस्ट लोन मिल रहा है वहाँ से लेना। तो हर चीज़ के अंदर प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। और प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। अब मेंटल एक्सरसाइज तो है ही, देखो प्लानिंग जहाँ पर डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होगी वहाँ पर मेंटल एक्सरसाइज तो होगी। आप डिसीजन जो ले रहे हैं, डिसीजन लेना बहुत इजी नहीं होता, डिसीजन वही ले सकते हैं, आपको पहले अपने मेंटल एक्सरसाइज बहुत सोचना समझना पड़ता है, बहुत सारे ऑल्टरनेट्स में से एक ऑल्टरनेट को चूज़ करना पड़ता है, बहुत सारे आपको पहले अब आपको मार्केट सर्वे कराना पड़ेगा, डिफरेंट डेटा आपके सामने होंगे, उस डेटे के आधार पर आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तब आपकी प्लानिंग बनती है। तो ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग के लिए पहले कुछ इंटेलेक्चुअल्स को हायर किया जाता है, प्लानिंग ऐसी नहीं हो जाती कि प्लानिंग बैठ ली 2-4 घंटे का काम है। प्लानिंग के लिए पहले आप सर्वे करते हैं, रिसर्च की जाती है, डिफरेंट डेटा को कलेक्ट किया जाता है, वो उसको एनालाइज किया जाता है,
उसके बाद ये मैं सारी की सारी एनालाइज करने के बाद जो एक एक ऑल्टरनेट आपके सामने है उसको ऑल्टरनेट को एक एक को आपने, मान लीजिए 5 ऑल्टरनेट आपके सामने, एक एक को आपने एनालाइज किया, उसके बाद आपने डिसीजन लिया, तो ये होगी ना मेंटल एक्सरसाइज। तो ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। तो ये थी हमारी फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी प्लानिंग क्या है और प्लानिंग की डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। लेट अस टेक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। वट आर द इम्पोर्टेंस। अब इतना कुछ हम पढ़ रहे हैं, देखिए इसकी प्लानिंग की मैं आप फिर से बता रही हूँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग की इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। हर साल दोनों में से एक ना एक चीज़ आपके बोर्ड में जरूर आती है, अच्छे से कर लेना। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, फर्स्ट है आपके प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब देखिए प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग आपको प्लानिंग कर ली गई है, आपने ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख करके प्लानिंग की। अब उनके प्लानिंग की तरह आप अपना वर्क करेंगे। हर एम्प्लॉय को बता दिया जाता है कि उसे क्या वर्क करना है, तो उसको एक डायरेक्शन मिल गई, तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो अपना वर्क करता है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, सिंपल है। प्लानिंग की गई, प्लानिंग कैसे की गई, आपके सामने आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर प्लानिंग आपने प्लानिंग की, और प्लानिंग उस ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर आपने हर वर्कर को ये बताया, हर एम्प्लॉयज़ को ये पता होता है कि उसको क्या काम करना है, उसे बता दिया गया, तो उसको एक डायरेक्शन मिल गई। अब वो कंफ्यूज नहीं होगा, हर एक पर्सन को डायरेक्शन मिल जाती है कि उसे क्या क्या वर्क करना है। प्लानिंग में पहले से पहले उन्हें ये चीज़ें समझा दी जाती है, बता दी जाती हैं। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए प्लानिंग रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग फ्यूचर को ध्यान में रखकर की जाती है, पहले ही बताया था, और फ्यूचर अनसर्टेन होता है। अभी हमने फीचर्स में पढ़ा प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो अनसर्टेन है हमारा फ्यूचर, फ्यूचर को ध्यान में रखकर प्लानिंग की गई है, लेकिन फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में हम पहले से पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं। अब हम जब मार्केट सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम ये पता लगा लेते हैं कि जो हमारा कस्टमर है वो क्या चीज़ की डिमांड करने वाला है, कहाँ पर उसका इंक्लिनेशन है, उसका रुझान, नया फैशन, किस चीज़ के बारे में। तो वो जो रिस्क है हमारा वो कम कर देता है। अगर हम फ्यूचर के बारे में, मतलब जो अगर हम ये सब चीज़ें ना करें, हम फ्यूचर को ध्यान में, फ्यूचर के लिए हमने प्लानिंग की है, फ्यूचर हमारा अनसर्टन है, इसीलिए हमने पहले से पहले प्लानिंग कर रहे हैं, हम मार्केट सर्वे करा रहे हैं, लोगों की कस्टमर्स के रुझान के बारे में पहले से पता क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें रिस्क आगे चलकर हमें लॉस ना उठाना पड़े। तो ये हमारे रिस्क को कम कर देती है, क्योंकि हमने प्लानिंग की है। कैसे की है, पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैनिंग करने के बाद हम प्लानिंग करते हैं, ऐसे ही प्लानिंग नहीं हो जाती है। प्लानिंग के लिए मैंने आपको बताया बहुत बड़ा एक रिसर्च पहले करना पड़ता है। तो ये थी हमारी सेकेंड इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेट एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग
एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। अब देखिए, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है? एक काम को अगर हम दोबारा कर रहे हैं तो वो ओवरलैपिंग होगी। एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, बार बार अगर हम एक एक्टिविटी अगर हमने एक बार करनी थी, एक बार कर ली और दोबारा से हमने उसको करी तो वो एक्टिविटी वेस्टफुल है, वो दोबारा करनी। तो प्लानिंग में पहले से ही ये बता दिया जाता है कि क्या वर्क किसको करना है, तो वहाँ पर वो ओवरलैपिंग नहीं होती। अगर हमने प्लानिंग है, पहले से ही पता है कि एक व्यक्ति को ये काम करना है, बी को ये करना है, सी को ये करना है, ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं ए भी बी वाला वर्क कर रहा हो और बी तो अपना वर्क कर ही रहा है, तो वहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई ना। एक काम, एक एक्टिविटी दो बार हो गई तो वो बेकार गई। अब स्कूल में टाइम टेबल क्यों बनाया जाता है? हर टीचर्स को टाइम टेबल क्यों दिया जाता है? आपके क्लासरूम में आपको टाइम टेबल क्यों दिया जाता है? क्योंकि हर टीचर को पता है उसे कौन से पीरियड में क्या पढ़ाना है जा करके। अगर टाइम टेबल ना हो तो एक क्लास में एक ही टीचर, दो टीचर एक टाइम पे पहुंच जाएं, और एक ऐसा भी हो सकता है कि एक पीरियड खाली चला जाए, उसमें कोई भी टीचर ना आए। तो ये अगर प्लानिंग की गई ना, प्लानिंग करके हर एक पीरियड में, अगर आपके 8 पीरियड है तो आठों के आठों पीरियड में एक एक टीचर को दिया गया, ये प्लानिंग थी। हर टीचर को बताया गया कि तुम्हें उसमें ये पढ़ाना है। अब दो टीचर एक सब्जेक्ट अगर लेते हैं, वो एक ही टाइम में अगर वो 2 पीरियड में जा रहे हैं, दोनों एक ही सेम सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ भी हमारी वेस्टफुल एक्टिविटी, एक टीचर की तो एक्टिविटी वेस्टफुल हो गई। वही काम जो एक ने किया दोबारा उसने क्यों किया, तो यहाँ हो गई है एक्टिविटी वेस्टफुल। तो काम कोई दोबारा ना हो और किसी मतलब कोई वेस्टफुल एक्टिविटी बेकार ना चली जाए, इससे क्या होता है? आपका मटेरियली तो रिसोर्सेज सब वेस्ट जा रहे हैं, पर्सन की एनर्जी वेस्ट जा रही है, रिसोर्सेज बेकार हो रहे हैं। तो प्लानिंग के थ्रू ये पता होता है कि किसी क्या करना है, कैसे करना है। ये इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको समझाया, कब करना है, कैसे करना है, तो उसे सब पता है। तो वहाँ पर आपकी ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब इनोवेटिव आइडियाज, अब जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग के लिए आप बहुत कुछ सोचते हैं। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज बताया था, आपको बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। आपके साथ बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, और यही नहीं, जो वो अल्टरनेटिव्स आपके सामने, केवल आप उन्हीं के बारे में सोचोगे। आप खुद अपने दिमाग से कुछ इनोवेशंस करते हो, कुछ नई चीज़ें लाते हो। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। आपके सामने बहुत सारे, और कुछ प्लानिंग करते समय कई बार ऐसा भी हो सकता है आप कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि जो किसी ने अभी तक सोचा ही नहीं है। मार्केट में आप एकदम सोचते हैं कि ऐसा कुछ लेकर आऊँ, कुछ नया लेकर आऊँ कि जो किसी और फर्म, किसी कोई हमारी सामने वाली कंपटीटिव फर्म्स ने उस बारे में सोचा ही नहीं है। तो प्लानिंग प्रोमोट इनोवेटिव आइडियाज़, आप नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं कुछ नया करने के लिए। तो प्लानिंग का मतलब यही होता है कि आप, अब ये नहीं है कि जो पहले से पास्ट से जो प्लानिंग चली आ रही है वही हमें करनी है, हमें कुछ नया भी तो करना है, तभी तो हम कुछ नया कर पाएंगे, तभी तो मतलब हम बिजनेस के रूप में एक मार्केट में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे। तो हमें कुछ नया करना होता है। तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। देन है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, ये मैंने आपको पहले ही समझाया। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन लेने में प्लानिंग आपकी हेल्प करती है। प्लानिंग में है ही क्या? प्लानिंग में आपको डिसीजंस लेने होते हैं। प्लानिंग में हर तरह के डिसीजंस प्लानिंग के थ्रू ही लिए जाते हैं। पहले प्लानिंग की जाती है, बहुत सारी चीज़ों को सामने रख करके आप प्लानिंग करेंगे, उसके बाद आप डिसीजंस लेते हैं। डिसीजन लेना एक मेंटल एक्सरसाइज है, और प्लान जिसके अंदर बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, और इन आइडियाज़ को ध्यान में रखकर आपने, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, आप डिसीजंस लेते हैं। तो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल।
अब आइए एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल, ये मैं आपको समझाती हूँ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल क्या होते हैं। वैसे मैंने कंट्रोलिंग चैप्टर आपको समझाया था, तो उसमें बताया था स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या होता है, डिज़ायर्ड रिजल्ट के एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिज़ायर्ड रिजल्ट के करीब लाया जाता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस कौन सी, मतलब जो एक पर्सन ने जो वर्क किया वो इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स का मतलब जो हमने स्टैंडर्ड निर्धारित कर रखे थे वो हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं। तो कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को और जो हमारे स्टैंडर्ड हैं उनको आपस मतलब कीप क्लोजर, उन्हें बराबर लाया जाता है, मतलब दोनों इक्वल रहें। हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार एक्चुअल परफॉर्मेंस होनी चाहिए वर्कर की। तो उनके लिए जो हम स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं, स्टैंडर्ड निर्धारित करने का मतलब है किसी भी चीज़ के स्टैंडर्ड निर्धारित करें। सबसे पहले हम ले लेते हैं वर्कर के स्टैंडर्ड निर्धारित करें कि एक वर्कर ने कितना काम करना है पर डे में, कितनी यूनिट्स उसे बनानी है। यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, अगर मान लीजिए जैसे 10 यूनिट बनानी है तो ये 10 उसका स्टैंडर्ड हो गया। तो यहाँ पर हम प्लानिंग में पहले से पहले ये स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं कि एक वर्कर को एक दिन में कितना काम करता है। ये प्लानिंग से स्टार्ट होता है। जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है वो प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है। प्लानिंग में ही हम कंट्रोलिंग के लिए, कंट्रोलिंग हमारा फिफ्थ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट है और प्लानिंग हमारा प्राइमरी फंक्शन है। तो यहाँ पर हम तो प्लानिंग में ही कंट्रोलिंग के लिए जो स्टैंडर्ड निर्धारित करने हैं वो हम प्लानिंग के थ्रू ही कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। ओके, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको प्लानिंग क्या है, प्लानिंग के डिफरेंट फीचर्स क्या हैं और व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा। सी यू नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में देखते हैं। बाकी लिमिटेशंस लेंगे और प्रोसेस लेंगे। इसके अलावा इस क्लास में आपकी जो टाइप्स ऑफ प्लान्स थे वो इस साल के लिए डिलीटेड पोर्शन है हमारे लिए, उसे हम नहीं पढ़ेंगे। बस हमें लिमिटेशंस एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग वी विल टेक इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके गाइस, सी यू, कीप प्रैक्टिसिंग।